दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वेबिनार में स्वागत है। मैं राकेश सिंघल, आरकेएस वेल्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वेबिनार की सीरीज में हमारा दूसरा वेबिनार है। हमने जो पहला किया था, मेरा उद्देश्य है कि जो 30 साल में मैंने सीखा है वो आप सबको एक बहुत लेमन लैंग्वेज में बता पाऊं, जो हमको हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में फायदा हमको दे सके। क्योंकि म्यूचुअल फंड हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया था, तो उसको हम समझ सकें। और आज की इसमें हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो आईसीसी प्रूडेंशियल से हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा इस मोमेंट। यस, Yes. सो आज का वेबिनार जो हमने रखा हुआ है कि हम जल्दी कैसे रिटायर हो सकते हैं, हाउ टू रिटायर अर्ली, और हम सभी लोग इसमें एक बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इस वेबिनार में मैं आपको अपनी पूरी टीम के साथ में वेलकम करता हूं। मेरे पार्टनर्स मिस्टर अविनाश सिंघल, इनका मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है। मिस्टर राकेश सिंघल मैं खुद ही हूँ, और मिस्टर तरुण जैन कस्टमर सर्विस में हमारा पूरा देखते हैं। इस वेबिनार में हम आपके साथ में काफी सारी चीजें शेयर करेंगे, और उसके बाद में हम लोगों ने एक Q&A सेशन रखा हुआ है, जिसमें हम आपको चाहेंगे कि आपके जो भी सवाल हो म्यूचुअल फंड से संबंधित या इस वेबिनार से संबंधित, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वो आप हमको चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या हम तीनों के जो नंबर दिए हुए हैं आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा वॉइस मैसेज भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बिना यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा मेरे फ्रेंड मिस्टर विनोद कुमार तिवारी। हम लोग 30 साल से एक साथ में हैं। आज की तारीख में वो यूएई में है, अबू धाबी में है। वहाँ के वो नंबर 1 एंटरप्रेन्योर कंसल्टेंट हैं। उसके अलावा उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है बहुत अच्छी, ड्रीमिंग टू अचीविंग, बेस्ट सेलिंग इंटरनेशनल ऑथर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी वो हैं, और बहुत सारे सेमिनार्स यूएई में और इंटरनेशनली लेते रहते हैं। इसके अलावा सोलर फील्ड में वो काम कर रहे हैं, और वहाँ पे अवार्डी इंजीनियरिंग डायरेक्टर हैं। रीजनल मेंटर ऑफ चेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। नीति आयोग से वो जुड़े हुए हैं, और पूरे गुजरात स्टेट में कई सारे स्टूडेंट्स को और उन सबको मेंटरशिप देते रहते हैं। गल्फ सस्टेनेबिलिटी CSR अवार्ड उनको मिला हुआ है, और अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑडियो पॉडकास्ट भी चालू किया है, जो टॉप 25% में है विद इन ए मंथ ग्लोबली। So here, Mr. Vinod Tamari, Vinod, please come and give your perspectives. Wonderful, wonderful. Thank you for a great introduction, Rakesh. Thank you so much. And I want to really clap for you and your team. What you're doing is great, amazing. So, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके माफी कि कुछ समय आप लोगों को इंतजार करना पड़ा because of some unavoidable reasons. We cannot say those reasons. So guys, I hope कि आप सभी लोग खुश हैं, मस्त हैं, बढ़िया हैं, एक्साइटेड हैं आज के वेबिनार के लिए, क्योंकि आज का हमारा वेबिनार का जो टॉपिक है वो बड़ा मस्त है, बहुत स्पेशल है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो कुछ होने वाला है अगले आधे पौन घंटे के अंदर में, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उस शब्द ने, उस वाक्य ने मेरी लाइफ बदल दी, और उस चीज का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। तो हम बात करने वाले हैं आज फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। मैं आप सभी जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने कान, आंख, नाक खोल करके इसको ध्यान से सुने। और आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्ते, राम राम, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर। ओके, शायद वहां पे गुड आफ्टरनून हो गया होगा इंडिया में। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी आज जो हम बताने वाले हैं, हम इसे कोशिश करेंगे हल्के लाइट मूड में बताएं, बहुत ज्यादा डीपली उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस पॉप अप होते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू प्लीज आस्क। तो फील फ्री, आप जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं, और मैं यहां पर कोशिश करता हूं अपनी बात को कहने की सरल शब्दों में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टार्ट अर्ली, रिटायर अर्ली। यस, और अब नहीं तो कब। यानी अभी भी समझ में नहीं आ रही 2021 में भी, तो अब कब समझ में आएगी भाई। कोरोना टाइम में तो अच्छे अच्छे लोगों को फाइनेंस वाली बात समझ में आ गई। फिर भी जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है उन लोगों को नमस्ते, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आएगी बात ये जल्दी। नाउ हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और मेरा समय बहुत कम है, मेरे पास में बहुत कम समय मिला है मुझे बात करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर भी सकते हो या नहीं, और कर सकते हो तो कैसे।
सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जब मैंने ये स्लाइड बनाने के लिए बहुत सारा गूगल किया, डेटा ढूंढा, तो जितना भी डेटा वेबसाइट के अंदर में आ रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के, वो बड़ा कंफ्यूजिव है, वो बड़ा टिपिकल है, वो बड़ा डरावना था। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, और जो मैंने समझी है, जिससे मैंने प्राप्त करी है, जिससे मेरे मित्र प्राप्त कर रहे हैं, वही चीज आपको मैं शेयर करूंगा। तो आपको एक वादा जरूर करना चाहूंगा शुरू में, कि ये जो स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास दिलाता हूं कि ये आप प्राप्त कर सकते हैं। पहली जो मिथ्या है, जो लोगों के मन में भ्रांति है, भ्रम है, वो ये है कि मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, मेरी इनकम ज्यादा नहीं है, तो मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं, और मैं यहां से शुरू करता हूं कि आप बन भी सकते हैं, तो कैसे बन सकते। मैं तीन बातों पे डिस्कस करूंगा, और 3 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद में मैं एक्सपर्ट्स को इनवाइट करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, बी वाइज वाइल स्पेंडिंग योर मनी एंड पे योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, तो आपको समझदार बनना है अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करने में। मैं दोस्तों आपको बता सकता हूं कि आप मुझे अपने खर्चे बताइए, हर रुपया, हर डॉलर, हर दिरहम आप कहां खर्च करते हैं, आप मुझे बताइए, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप अगले 5 साल में, 10 साल में आप फाइनेंशियली फ्री होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। क्योंकि आपका हर रुपया बताता है कि आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, या स्पेंड कर रहे हो। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि आप अपने पैसे को कैसे वाइजली स्पेंड करें। नाउ, एक छोटी सी बात याद आ रही है, मेरी मदर कहा करती थी, मैं बहुत इंस्पायर्ड था ये चीज से। मेरी मदर बोलती थी कि आप पैसे के साथ 3 काम कर सकते हैं, या तो दान, या भोग, या नाश। सबसे अच्छी चीज जो आप कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि आप जो कुछ इस सोसाइटी से, जो कुछ इस वर्ल्ड से, या जो इस एनवायरनमेंट से कमा रहे हैं, थोड़ा सा हिस्सा उसे डोनेट कीजिए। तो मेरा यह मानना है कि यदि आप दान नहीं करते, आप उसे यूज नहीं कर पाते, भोग नहीं पाते, तो तीसरा काम नाश अपने आप हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी कमाई है, दरअसल उसको किस तरीके से, किस प्रायोरिटी में आपको खर्च करना चाहिए, आपको प्रायोरिटी मैं बताता हूं। सबसे पहली प्रायोरिटी, यदि आप चैरिटी या दान करते हैं तो कीजिए, और नहीं करते तो भी कीजिए, मेरी सलाह है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप 10% करें, 5% करें, 2% तो कर ही सकते हैं, इट इज वेरी मिनिमम। सो यू शुड बी डूइंग इट, एंड दैट्स द रीजन। आप क्यों करें? क्योंकि यही करने से यूनिवर्स आपको बहुत देता है। आप जितना ज्यादा दान करते हैं, जितना ज्यादा आप चैरिटी करते हैं, उतना ज्यादा आपको वापस मिलता है। बट यस, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो 2% होता है, 2000 रुपए आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी प्रायोरिटी आपकी पैसे की होनी चाहिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट। यानी आपको अपने आप को सबसे पहले पे करना है, और ये इस वक्त जो स्लाइड के अंदर में जो खर्चे दिख रहे हैं, इन खर्चों को बाद में देना है। यानी पहले क्या करना है कि यदि 1 लाख रुपए में से आपका गोल है 20,000, 30,000, 50,000, या 30%, 40%, जितना भी सेव करने का है आपका विचार, सबसे पहले वो पैसा निकाल करके अलग रख दीजिए। सबसे पहले खुद को इन्वेस्ट कर दीजिए, खुद के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाल दीजिए। फिर जो बचता है पैसा, उस पैसे से आप कार, हाउस, हेल्थ, टैक्स, क्रेडिट, फोन, शॉपिंग, व्हाटएवर आप करना चाहे कीजिए। वहां पर कोई प्रायोरिटी मैं आपकी डिसाइड नहीं करना चाहता, लेकिन कहने का मतलब यह है कि दरअसल लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पहले खर्चे करते हैं और लास्ट में देखते हैं यदि कुछ बच गया तो मैं इन्वेस्ट करूं। तो यकीन मानिए वो आपका फॉर्मूला गलत है, और दरअसल ज्यादातर लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वो खर्चा करते हैं 1 लाख में से, और मैक्सिमम लोगों का ज्यादा पैसा ऑलरेडी खर्चा हो जाता है। तो पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो मैंने आपका पहला रूल बताया। दूसरी चीज, क्रिएट एसेट्स, नॉट पैसिव इनकम, सॉरी नॉट लाइबिलिटीज। एसेट्स बनाइए, न कि लाइबिलिटीज। और एसेट्स यदि आप बनाते हैं तो वो आपको पैसिव इनकम देती है। अब मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल फ्रीडम जो मैं आपको बता रहा था सरल शब्दों में, फाइनेंशियल फ्रीडम का दरअसल मतलब ये होता है कि आज आपके जितने भी खर्चे हैं, जो भी आज आपके एक्सपेंसेस हैं, आप उन एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकते हैं बगैर डे टू डे वर्किंग में की लाइफ से, बगैर एक्टिव इनकम से। तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए।
ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूं। मैं यदि बाल्टी रोज पकड़ता हूं, आपने पिछले एपिसोड में हमारी कहानी सुनी होगी बाल्टी वाली, यदि मैं रोज बाल्टी ढोता हूं और रोज मुझे पैसों के लिए काम करना पड़ता है, चाहे मैं जॉब करता हूं या बिजनेस करता हूं, लेकिन मुझे रोज अपने हर दिन, हर महीने और हर हफ्ते काम करना पड़ता है उस एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, तो मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूं। यानी मेरे पास में एक ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक ऐसी इनकम होनी चाहिए जो कि मुझे पैसिव इनकम हो, जो आती रहे और वो मेरे एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके। थोड़ा सा और सरल शब्दों में बताता हूं, यदि मेरे घर के खर्चे 1 लाख रुपए महीने के हैं, तो मेरे पास में ऐसी इनकम का सोर्स है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए महीना हर महीने आता है, मैं चाहे काम करूं या ना करूं। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। दोस्तों, एक और मिथ्या का खंडन करना चाहता हूं। बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि हमारे पास में बहुत बड़ा आलीशान मकान है, हमारे पास में बंगला है और मेरा बंगले की कॉस्ट आज 40 लाख हो गई, 1 करोड़ हो गई, 5 करोड़ हो गई। दोस्तों, वो यदि आप उस मकान में रह रहे हो, यदि आप उस मकान में रह रहे हो, तो वो आपका एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। उसके वो मकान आपके खर्चे बढ़ा रहा है, आपको इनकम दे नहीं रहा है। जैसे मैं आपको एक दूसरे बढ़िया सरल शब्दों में बताता हूं, यदि मैं आज आपको लोगों को बोलूं कि आपके शरीर के अंदर किडनी, आपकी जो किडनी है, उस किडनी की कीमत आज 2 लाख रुपए हो गई है। पहले वो 1.5 लाख की थी, लेकिन अभी 2 लाख में बिक रही है। तो आप क्या खुश होकर के नाचने वाले हैं कि वाह मेरी किडनी की कीमत बढ़ गई? अरे पर आप किडनी बेचने कहां वाले हो? तो उसी तरीके से यदि मैं अपने मकान में रहता हूं और उसे बेचने नहीं वाला हूं, तो वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। कहने का मतलब है, फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर के पूछिए कि मेरे कौन से एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटीज है, और मैं कैसे एसेट्स क्रिएट करूं ताकि मुझे हर महीने और हर साल मुझे इनकम मिलती रहे। तीसरी और आखिरी बात, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज पर योर फ्यूचर डिमांड। ओके, आप अपनी डिमांड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। देखिए, आपको अपनी माइलस्टोन्स पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ के अंदर में, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या क्या खर्चे आने वाले हैं। आपकी बहन की शादी, आपके भाई की शादी, आपके बच्चों की शादी, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके पेरेंट्स के लिए कुछ, आपको खुद के लिए कुछ, जो भी आपके बड़े माइलस्टोन्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो आपके हाथ में हैं, उनको लिखिए, उनके नंबर्स क्रिएट करिए और मिलिए मिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर से। उसे बोलिए कि मुझे इस वक्त में इतना इतना पैसा चाहिए। तो ये आपको क्रिएट करेगा माइलस्टोन नंबर 1। माइलस्टोन नंबर 2, आपकी प्लानिंग होगी, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता लगेगा, कम्युनिकेशन से आप डिसाइड कर सकते हैं और फिर आप रिटर्न्स ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। यदि ये सारी चीजें सेट डाउन कर लेते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो यकीन मानिए आप मेंटली अपने आप को फ्री कर सकते हैं और आप वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में जो आप करना चाहते हैं। ये 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन इसके साथ में एक छोटा सा वीडियो एक स्टोरी बताना चाहता हूं आपको, और वो स्टोरी आपको इस वीडियो से बताता हूं ताकि शायद आपको समझ में आए। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वक्त में कि एक आपको मतलब एक एग्जांपल आपकी लाइफ का हवाई जहाज के साथ में बताना चाहता हूं। एक हवाई जहाज देखा होगा आपने कि कितना भारी होता है, तकरीबन 500 टन का होता है। 500 टन के एक हवाई जहाज को धरातल से, जमीन से उठ करके ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत होती है पायलट ऑफिसर की और मेहनत होती है फ्यूल की। उसका टाइम, उसका एनर्जी और फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है शुरू में। वो है क्या चीज? तो मैं यहां पर उनको इनवाइट करना चाहूंगा। ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। वो हमारे इंडिया के अंदर में ईस्ट जोन के अंदर में जोनल हेड हैं। ही इज द ग्रेट पर्सनालिटी, और वो 1000 से ज्यादा ऑलरेडी इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम कर चुके हैं। तो ही इज अ वेल एक्सपर्ट एंड दिस पर्सन इज MBA in finance. So help me welcome to invite Mr. Vipin Bhandari to take over the next session. Mr. Vipin, आपका स्वागत है. The floor is yours, please. Thanks a lot for inviting me and hearing you. It motivates me. आपने जो बोला बहुत ही सही बोला, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप एकदम, मतलब मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। ओके।
तो थैंक्स अ लॉट राकेश जी और विनोद जी फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपका 15 से 20 मिनट टाइम लूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है उस पे कुछ थॉट्स लेके आऊं आपके दिमाग में। तो ये मैंने भी, जैसे विनोद जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, तो एक मेरे एंडर बेटी के जन्मदिन पे हम एक आश्रम गए, तो जहाँ ओल्ड एज लोग रहते हैं, और वो बहुत ही पावरफुल लर्निंग थी। तो मैं आपका 2 मिनट उस पे लूंगा, एंड दैट इज वेयर आई लर्न रिटायरमेंट कितना जरूरी है। तो हम गए, तो पूरे दिन हमने बेसिकली ज्वाइन किया, मेरी बच्ची खेल रहे थे उनके साथ। तो मैं यूं लोगों से पूछ रहा था कि आप इधर क्यों हैं। तो 20-25% लोगों ने बोला कि मेरे बच्चे नहीं है और घर पे रहना डर लगता है, अकेले रहना हमको डर लगता है, तो हम सोचे कि हमारे एज के जो लोग हैं उनके साथ हम जुड़ जाएं, तो हम इसलिए इधर आए हैं। और कुछ 30% लोगों ने बोला कि हमारे अपने बच्चों से बन नहीं रही है, जो बहुत ही दुखी बात है, लेकिन वो सच्चाई है। तो उसके लिए हम हमारी उनके साथ बन नहीं रही है, तो हमने सोचा कि हम हमारे एज के साथ लोगों के साथ जुड़े रहें, तो हमारी भी टाइम पास हो जाएगी और उनको भी तकलीफ नहीं होगी। बट 30 से 40% लोगों ने जो बोला ना, इट वॉज सो शेमफुल फॉर मी। उन्होंने मुझे क्या बोला, विपिन हमने है ना हमारा बैंक बैलेंस ठीक से मैनेज नहीं किया, बैंक बैलेंस ठीक से मैनेज नहीं किया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला विपिन हमारे टाइम पे एफडी रिटर्न्स हुआ करते थे 10 से 12%, 10 से 12, 13, 14%। तो हमने सोचा कि हमने हमारी जो भी पूंजी थी, हमने वो पूंजी उसमें डाल दी, और सोचा कि हम खाली उससे जो ब्याज से पैसा आएगा उससे हमारी जिंदगी निकल पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, मेडिकल एक्सपेंस बढ़े, और ब्याज के रेट गिरने आया, 11 से 10 आया, 10 से 9 आया, 9 से 8 आया, आज आप जाएंगे तो 6% बनता है। दूसरी गलती उन्होंने क्या की, उन्होंने सोचा कि वो 70 इयर्स तक जिएंगे, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल इन्वेंशन होते गए, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं ना कि जीने की उम्र, वो बढ़ती रही। इंडिया में अगर आप लास्ट 15 साल में देखेंगे, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज गॉन अप बाय 7-8 इयर्स। तो क्या हुआ, खर्चे बढ़े, इनकम कम हुई, और धीरे धीरे आपने पैसा अपने पूंजी से निकालने लगे। जब आप पैसा पूंजी से निकालते हैं ना, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ब्याज के रिटर्न से आप निकालोगे तो प्रॉब्लम चालू नहीं होगी, धीरे धीरे जो आपका कैपिटल था उससे निकालना शुरू किए, तो वहां प्रॉब्लम चालू हुई। तो उस दिन 30 से 35% वहां लोग ऐसे थे। तो उस दिन मैंने खुद पर्सनली रियलाइज किया कि मुझे खुद वो बदलना है अपने लिए, और जितनी मैं मेहनत कर सकूं ये बात बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। और मैं ये रेगुलरली कर रहा हूं कि मैं लोगों से जुड़ूं, उनको बताऊं कि आप ये तकलीफ में मत फैल पड़ना, कि आपको एक जब आपका काम करने का शरीर सपोर्ट नहीं करेगा, आप क्या करेंगे फिर, सोचिए ना आप क्या करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक पेपर में पढ़ा था कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट गाय, जो आप और मैं कपड़े पहनते हैं, वो ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके पिता के पास पैसा नहीं था, ऐसे उसके बेटे के पास बहुत पैसा, बट उनके पास नहीं था। तो ये सब लर्निंग्स हैं। और अगर लर्निंग के बाद भी अपन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, अपन अपने आप को कोसेंगे, ना कि किसी और को। बहुत बार क्या आता है, हम किसी और को कोसते हैं, अपने इकोसिस्टम को कोसते हैं। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं बदलेंगे ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और जो कॉमन चीज हमको बोली जाती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तो कमाई बहुत कम है, वो सब रीजंस हैं। अगर आपकी कमाई बहुत कम है, उसमें से भी आप थोड़ा सा भी सेव कर देंगे, तो आपकी रिटायरमेंट ठीक से रहेगी। तो इस फाउंडेशन से मैं आपको 7-8 स्लाइड्स दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पहले एक चीज बोलता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहता हूँ, खाली आपके दिमाग में आइडिया और थॉट प्रोसेस इम्प्लांट करना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे सोचना चालू कीजिए। तो आई विल स्टार्ट विथ योर परमिशन ऑल ऑफ यू, टू रिटायर अर्ली। ये एक ड्रीम है, ये सबका ड्रीम है। जब भी मैंने भी जब देखता हूँ कि गोवा के बीच में मैं भी ऐसे आराम से रिलैक्स करूंगा, और ये कोई बड़ा चीज नहीं है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जो प्लानिंग होती है ना, तो सर ने, विनोद जी ने बोला डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ, अगर वो आप इंप्लीमेंट कर देंगे ना, मैं 100% श्योर हूं आप भी ऐसे जी सकते हैं रेदर।
तो जो हम सब लोग सुनते हैं वॉरेन बफे दुनिया के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट इन्वेस्टर, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनका कोई बिजनेस नहीं है। एक बिजनेस है लेकिन कोई बड़ा सा बिजनेस नहीं है। वो क्या करते हैं, वो दूसरों के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, और वो रिचेस्ट इंडियन ग्लोबल रिचेस्ट पर्सन है वन ऑफ देम, और खुद दूसरों के कंपनी में जाके डालते हैं। उनको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेगी, उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हैं और उनसे जो फायदा बनता है वो उनका प्रॉफिट है। तो ऐसे भी लोग हैं कि वो अपना बिजनेस नहीं चलाते, दूसरों के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और वॉरेन बफे बहुत ही सरल चीज बोलते हैं, अगर आपने रास्ता नहीं ढूंढा जो आपके लिए पैसा बना के देगा, जब आप सो रहे हैं, आपने रास्ता नहीं ढूंढा पैसे कमाने का, तो आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे। इसका मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल मीनिंग है। जब आप रिटायरमेंट के कगार पे हैं तो आपको 2-4 पैसिव इन्वेस्टमेंट, जो विनोद जी बात कर रहे थे, वो क्रिएट करना जरूरी है। वो क्या हो सकता है? वो आपने घर बना दिया, उसमें रेंटल इनकम आ रही हो, या आपने ऐसे कोई प्रोडक्ट में डाला जो महीने महीने आपको दर दे, मतलब रिटर्न दे, या बहुत रास्ते हैं। जो आपको सूट करता है, जो आपके रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है, उसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, जो इन चीजों के बारे में बताते हैं, उनसे बात करें और समझें। और मैं अभी रिसेंटली एक इन्वेस्टर को मिला और बोला, विपिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने 5 करोड़ का घर मतलब मकान बना लिया है जो भाड़े पे देने वाला हूँ। मैंने पूछा क्या रेंट मिलेगा आपको, तो उन्होंने बोला 2 लाख रुपया। मैंने कहा भाई सही बात है, तो 2 लाख रुपया साल का कितना हुआ? 24 लाख रुपया। 24 लाख का रिटर्न है 5 करोड़ पे, तो क्या ब्याज, मतलब रिटर्न क्या हुआ? 5% भी नहीं। आप बोलते हैं सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, 2 लाख रुपए आएगा मुझे, बट वो 2 लाख का रिटर्न क्या हुआ है? रेंटल यील्ड कितनी हुई? 4.5%। अभी आप डिसाइड कीजिए 4.5% अच्छा है बुरा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट मैं खाली आपको थॉट प्रोवोक करना चाहता हूं कि जब भी कोई डिसीजन लीजिए, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कीजिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आप लॉयर के पास जाते हैं, जरूरी है कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाएं और उनसे बात समझें। तो ये मैंने एक कैलेंडर डाला है कि आपको कब रिटायर होना है। कुछ लोग होंगे 45 पे, जिनको लगता है कि मुझे 53 पे रिटायर होना है। कोई होगा 40 पे, जिनको 50 पे रिटायर होना है। आपको यहाँ से 8 साल में होना है, 10 साल में होना है, 12 साल में होना है, 15 साल में होना है, 20, 25, 30, पहले वो डिसाइड कीजिए। बहुत जरूरी है। हमको एक चीज सिखाई जाती है 30-30-30। पहले 30 साल आप अपने पेरेंट्स के खर्चों पे, मतलब उनके इनकम पे जीते हो। नेक्स्ट 30 साल आप अपनी इनकम पे जीते हो। और लास्ट 30 इयर्स ना, आपका जो सेकेंड 30 इयर्स है, उसमें जो आप पैसा बचाएंगे उस पे जियोगे। सबसे बड़ी लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि नहीं यार, मैं 75 तक भगवान के पास चला जाऊंगा। कोई गारंटी है क्या? आप 15 के बदले 25 साल तक रहेंगे अच्छे तंदुरुस्त। क्या करेंगे फिर अगर प्लानिंग नहीं की होगी तो? उस एज पे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई डिसीजन लीजिए, आप अनसर्टेनिटी को भी इंक्लूड कीजिए। 20 के बदले 30, 30 के बदले 40। जापान में तो 100-100 साल तक जीते हैं लोग, फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है उनके यहाँ। और इंडिया में याद रखिएगा, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट अनलेस एंड अंटिल यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, आपको क्रिएट करनी है। आप अगर बिजनेसमैन है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास वो पेंशन का ऑप्शन शायद नहीं होगा। तो आपको एक स्ट्रीमलाइन क्रिएट करनी है जहां से हर महीने आपको एक सर्टेन पैसा आता रहे। तो पहली चीज आपको डिसाइड करना है कितने साल में रिटायर होना है। अगर वो बात आपने समझ ली है ना, उसके बाद वन ऑफ द थिंग्स जो इंडिया में बहुत पॉपुलराइज हो रही है या लोगों को समझ में आ रही है, वो है SIP। SIP का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं सरल भाषा में समझाता हूं। अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो वहां आपको एक चीज याद होती होगी, RD। RD मतलब क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब हर महीने आपने एक तारीख सेलेक्ट की है,
उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट वो आरडी अकाउंट में चला जाएगा और वो वहां मतलब आरडी हो फिर एफडी हो जाएगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसे आप डिसाइड करें, हर महीने जाएगा स्पेसिफिक अमाउंट। वैसे ही जो म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है या जो सेटअप है, उसमें हमने एक चीज क्रिएट की है, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसका मतलब क्या है, हर महीने आप एक तारीख स्पेसिफाई करेंगे, उस तारीख को आपके अकाउंट से पैसा निकल के SIP अकाउंट में आ जाएगा और वो बाजार में जाके इन्वेस्ट करेगा। ये बाजार क्या है, ये इक्विटी बाजार हो सकता है, बॉन्ड जो कंपनियों की एफडीज होती हैं वो बाजार हो सकता है, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, या ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट के शॉर्टर एंड की जो होती है उसमें भी इन्वेस्ट की जा सकती है। तो अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। जब लोगों को मैं म्यूचुअल फंड बोलता हूं तो लोग बोलते हैं यार ये तो इक्विटी मार्केट का है। सब कुछ इक्विटी मार्केट नहीं है। उसमें डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसलिए आपको फाइनेंशियल डॉक्टर जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उनसे आपको राय लेनी है कि क्या मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इस केस में राकेश जी हो सकते हैं, वो आपका रिस्क चेक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर ये तारीख डिसाइड हो गई, फिर आप SIP डिसाइड करेंगे। तो SIP में होता क्या है, हर महीने आपके अकाउंट से एक अमाउंट जाता है और बाजार का जो लेवल होता है उसमें जाके इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आज बाजार ऊपर है तो ऊपर के भाव पे जाएगा, अगर बाजार नेक्स्ट मंथ नीचे होगा तो नीचे के भाव में जाएगा। ऐसे अगर आप 5-10 साल करेंगे तो आपके यूनिट्स, जो आपको यूनिट्स मिलते हैं वो अक्यूमुलेट होंगे और धीरे धीरे जब अपना देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो वो बाजार में रिफ्लेक्ट करेगा स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से। आज आप टीवी में देखते होंगे कि निफ्टी 16,000 के आसपास है, सेंसेक्स 52,000 है। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर कहां से शुरू हुआ था? अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, 35-40 साल पहले 100 अंक से चालू हुआ था और वो आज 52,000 है। 52,000 कैसे पहुंचा? धीरे धीरे जैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था इंप्रूव होते गई, वैसे वैसे बाजार में भी उसको थम्स अप दिया। बीच में बहुत सारे स्कैम्स हुए, बीच में बहुत सारे बाजार टूटे। क्या बोलते हैं, अपने हर्षद मेहता का टाइम था, केतन पारेख का टाइम था, सब प्राइम क्राइसिस था, 2000 में IT क्रैश हुआ, तो सब टाइम में बाजार टूटा। लेकिन जब अर्थव्यवस्था वापस इंप्रूव हुई तो बाजार ऊपर जाने लगा। तो SIP की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, इन सब इवेंट के पार जब जब आप इन्वेस्ट करता जाएगा, जब बाजार नीचे होगा तो नीचे के भाव से इन्वेस्ट होगा और ऊपर होगा तो ऊपर के भाव में इन्वेस्ट होगा। तो ये SIP का मतलब है। और हमें लगता है कि अगर आप नेक्स्ट 10, 15, 20, 25 साल के अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का एक भाग SIP की तरफ जा सकता है। और अगर आप पेशेंटली इन्वेस्ट करेंगे, एकदम आराम से 15 साल 20 साल के लिए करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, जिनसे एक्सपेक्टेशन है वो बहुत फुलफिल होंगी। तो रिटायरमेंट के लिए हमने उसमें एक और मिक्स किया है। ये तो पैसा अक्यूमुलेट होता जाएगा आपके SIP अकाउंट में। जैसे जैसे आपका रिटायरमेंट आएगा, रिटायरमेंट के बाद में तो आपकी सैलरी नहीं आएगी, तो आपको हर महीने पैसे के लिए खर्चा चाहिए। तो हमने SIP में एक चीज और ऐड की है। वो चीज क्या है? वो है SWP। ये SWP क्या होती है? सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। उसका मतलब क्या है, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। SIP का मतलब है आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा और म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट होगा। SWP का मतलब है जो पूंजी आपकी अक्यूमुलेट हो चुकी है SIP में, वहां से धीरे धीरे छोटा सा अमाउंट निकल के वापस बैंक अकाउंट में जुड़ जाएगा। तो आपकी SIP 15-20 साल के लिए आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा और म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में आ जाएगा। और जब आपका रिटायरमेंट चालू होगा ना, उस पूंजी से छोटा सा अमाउंट निकल के हर महीने स्पेसिफिक डेट पे
आपके अकाउंट में आके बैठ जाएगा, जहां से आप अपने खर्चे देख सकते हो। तो उसमें हमने एक छोटा सा ट्विस्ट किया है। प्रॉब्लम क्या है, जब मैं छोटा था, मैं अपनी जिंदगी साउथ इंडिया में बहुत पार्ट मैंने फेस किया है, मतलब आई हैव लिव्ड देयर। तो हमारा फेवरेट डोसा होता है। जब मैं छोटा था तो वहां के डोसे का भाव 4 रुपया था। आज वो डोसा 40 रुपया हो गया है। कारणवश क्या है, वही चावल है, वही घी है, वही इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है। अगर आज की पगार आपकी 20,000 है, जिससे आपका घर चल रहा है ना, वो 20,000 20 साल के बाद वो 10,000 की वैल्यू होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। वही चीज का भाव बढ़ रहा है। रोटी तो 2 खानी है या 3 रोटी खाएंगे। जो आज 3 रोटी का खर्चा होता है, वो शायद 1 रोटी का हो। 1 रोटी से तो घर नहीं चलेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो आपके इन्वेस्टमेंट भी है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो इन्फ्लेशन है उसको ऐड करना बहुत जरूरी है। तो हमने इस एसआईपी में क्या किया है, जो है फ्रीडम एसआईपी, उसमें हमने एक ट्विस्ट डाला है। हमने क्या बोला है, आप राइट लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि हमने एसआईपी का टेन्योर डाला है। जैसे जैसे आप एसआईपी की लाइफ बढ़ाते जाएंगे, 8 साल के बदले 10 साल, 10 साल के बदले 12 साल, 12 साल के बदले 15 साल, आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से आप अपना जो विड्रॉवल है वो बढ़ा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एसआईपी 10,000 से चालू करते हैं और आप बोलते हैं कि मैं 8 साल इन्वेस्ट करूंगा, तो आपका जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा, उससे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, 8 साल के बाद 10,000 की कीमत वैल्यू वही नहीं रहेगी। तो हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप 8 के बदले 12 साल कर दीजिए। तो क्या होगा, 12 साल का जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा, वो 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो आपके अकाउंट में 10,000 इंटू 2 टाइम्स 20,000 आपके अकाउंट में जाएंगे। तब तक जाएंगे जब तक आपकी पूंजी आपके साथ है, जब तक वो पूंजी खत्म नहीं होती है। अगर आप 12 साल के बदले 15 साल कर देंगे एसआईपी को, कि वो 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स जाएगी, मतलब 10,000 के बदले 30,000 आपके अकाउंट में आके जुड़ जाएगी। वो एसडब्ल्यूपी हो जाएगी, मतलब आपका जो एसआईपी का अकाउंट है, जिसमें पैसा पूंजी मिली हुई है, जुड़ी हुई है, उसमें से 30,000 रुपए हर महीना जाएगा। तो ये इस फीचर का बहुत ही बड़ा फायदा है। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, समझिए आप, मैंने एक लाइव एग्जांपल दिया है और मैंने समझा है, इलिस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने समझा है कि बाजार 12% देता है। तो अगर आप देखेंगे ना, मुझे आई होप एवरीवन को स्क्रीन दिख रही है, आपको स्क्रीन दिख रही है। अगर मैं 8 साल के लिए एसआईपी करता है 10,000 की, तो आपका जो अक्यूमुलेशन होगा वो 9,60,000 होगा। अगर 12% की मैं इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मैं लेता हूं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप अगर बाजार सेम रहा तो क्या होगा, अगर बाजार नीचे हुआ तो क्या होगा, वो सब इलिस्ट्रेटिव पर्पस आप जब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो राकेश जी हैं उनसे मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे। उसमें से 10,000 रुपए जाएगा। अगर आपका लाइफ 15 साल है, तो वो 10,000 18 लाख रुपए के आपने जोड़ा है पैसा, तो आपके अकाउंट में 30,000 रुपए जाएगा। आप देखेंगे हमने वेरियस सिनारियो लिए हैं, 10,000 से आपके कैसे एक्सपीरियंस रहेंगे। तो मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा, आपकी अगर पगार कम भी है, आप 1,000 रुपया 2,000 रुपए से चालू कीजिए। वॉरेन बफे भी या कोई भी है ना, छोटी पूंजी से चालू किए थे, ऐसे नहीं कि उनके पास पहले दिन से पैसा था। शुरू करना बहुत जरूरी है, ना कि कितने से शुरू करूं, ये याद रखिएगा। अमाउंट बड़ा नहीं चाहिए, शुरू करना बहुत जरूरी है। वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस देगा, जिससे आप अपनी ज्यादा आपकी पूंजी आप इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये किनके लिए है, जो सैलरीड क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, जिनके पास पूंजी इकट्ठा की हुई नहीं है, उनके लिए एसआईपी बहुत ही बेहतरीन टूल है। और वो आपके इन्वेस्टमेंट में एक भाग होना बहुत जरूरी है। अभी एक और सेट ऑफ इन्वेस्टर से मैं मिलता हूं और वो बोलते हैं, विपिन मेरे पास हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मैंने एक पूंजी इकट्ठा कर ली है, अभी बताओ मैं क्या करूं। तो उनके लिए हमने फ्रीडम एसडब्ल्यूपी नाम भी हमने रखा है, फ्रीडम, क्योंकि हमको लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है। तो हमने उनके लिए फ्रीडम एसडब्ल्यूपी शुरू की है। वो क्या है,
सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ये क्या करती है? मैंने दो ऑप्शंस डाले, आप पहले एसडब्ल्यूपी समझ लीजिए क्या है। एसडब्ल्यूपी बहुत सिंपल चीज है, जो आपकी पूंजी म्यूचुअल फंड में होगी उनसे हर महीना एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन तारीख को आपके अकाउंट में आएगा आपके खर्चे संभालने के लिए। तो अब तक जो मॉडल चल रहा था कि एक फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी होती थी, फिक्स्ड एसडब्ल्यूपी मतलब हर महीने आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आ रहा था। लेकिन लोगों ने हमसे आके बोला कि विपिन मेरे खर्चे तो बढ़ रहे हैं, मेडिकल खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी के खर्चे, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो मेरी एसडब्ल्यूपी अमाउंट कम हो रही है, तो मेरे असली जो पूंजी है उससे पैसा निकालने की नौबत आ रही है। तो हमने नया कॉन्सेप्ट किया है जिसमें हमने इन्फ्लेशन का जो महंगाई की दर होती है ना उसको ऐड किया है। मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप राइट हैंड साइड में देखेंगे फ्रीडम एसडब्ल्यूपी। जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे एसडब्ल्यूपी अमाउंट भी बढ़ेगा। आपके पूंजी में से वो पैसा निकल के, ये रिटर्न्स नहीं है, ये आपके पूंजी से निकल रहा है। ये रिटर्न्स मत समझिएगा, ये आपकी जो 15, 20, 25 साल की पूंजी जो अक्यूमुलेट हुई है उसके ऊपर जो ग्रोथ होगी उसमें से पैसा निकलता है और वो आपके अकाउंट में आता है। फ्रीडम एसडब्ल्यूपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपका एसडब्ल्यूपी कॉन्सेप्ट से पैसा भी ज्यादा बढ़ेगा। तो हमने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे हर साल बदलेगा, हर साल आपका एसडब्ल्यूपी अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आपके सामने आप देखेंगे कि एक महीने से 12 महीने आपको 5,000 रुपए मिलेगा। अगर आपने 3%, 4%, 5% का मैंने इन्फ्लेशन मैट्रिक्स लिया है, 3%, 4%, 5%, आपको दूसरे साल 5,000 के बदले 5,150 मिलेगा, और तीसरे साल 5,150 के बदले 5,305 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हर साल आपकी एसडब्ल्यूपी अमाउंट बढ़ते जाएगी आपके जो पूंजी अक्यूमुलेट हुई है उसमें से। तो ये सब लोगों को समझ में आया बात कि अगर मेरे पास हर महीने पगार आ रही है तो उसके लिए एसआईपी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने पूंजी इकट्ठा की हुई है तो उसके लिए एसडब्ल्यूपी बहुत शानदार चीज है, अगर नेक्स्ट 10, 15, 20 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो। अभी लोग मुझे पूछते हैं कि विपिन ठीक है आपने फीचर तो बहुत एक्सप्लेन किया, अभी मैं पैसा डालूं किधर? आपने रास्ता बताया है कैसे इन्वेस्ट करूं, बट इन्वेस्ट कहां करूं? तो म्यूचुअल फंड में हजारों स्कीम्स हैं और ये बहुत जरूरी। देखिए सबसे इजी चीज क्या है, अगर आपको बुखार है तो आप क्रॉसिन ले लें, चौथे 5वें दिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है पहले ही दिन डॉक्टर के पास चले जाओ, तो प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो जाएगी, पहले ही सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए ना आपको अपने जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे सुझाव लेना बहुत जरूरी है कि मैं पैसा डालूं किधर। तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं एक स्कीम के बारे में बात करूंगा जो अभी हमने लॉन्च की है, वो है फ्लेक्सी कैप फंड, जो हमने अभी इन्वेस्ट करने के लिए चालू की है। 12 तारीख तक ये स्कीम चलेगी। अगर आपको ये बात समझ में आती है, अगर आपको लगता है कि आपके रिस्क प्रोफाइल में ये सेट होता है, अगर आपको लगता है कि आपके इन्वेस्ट करने की टाइम हॉरिजन 5 साल से ज्यादा है, तो आप ये स्कीम देख सकते हैं, सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट उसके पहले आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस जरूर ले लीजिए कि ये मेरे रिस्क प्रोफाइल में बैठता है नहीं। तो ये प्रोडक्ट है क्या, मैं आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। देखिए बाजार में है ना, स्टॉक बाजार में हजारों स्कीम्स हैं, हजारों कंपनियों के स्टॉक लगे हुए हैं। कौन सा स्टॉक खरीदूं? मैं बड़ी कंपनियों में जाऊं या मध्यम वर्गीय कंपनियों में जाऊं या छोटी कंपनियों में जाऊं? अगर आप लास्ट 30-35 साल का बाजार देखेंगे ना, तो कभी कभी छोटी कंपनियां बहुत अच्छी करती है, कभी कभी मध्यम वर्गीय कंपनियां अच्छी करती है, और कभी कभी बहुत जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अच्छी करती है। तो अभी कंफ्यूजन है, मैं तो हर टाइम नहीं बदल सकता बड़ी कंपनियों से मध्यम वर्गीय कंपनी से छोटी कंपनी में तो मूव नहीं कर सकता, वो कैपेबिलिटी मेरी नहीं है।
तो हमने बहुत सारे एडवाइस हमको आए, तो हमने डिसाइड किया क्यों नहीं ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जहां फंड मैनेजर जो पैसा आपका देखेगा वो डिसाइड करेगा कि आपके कौन से टाइप ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अगर फंड मैनेजर को लगेगा कि अभी लार्ज कंपनी बड़ी कंपनियां अच्छी करेंगी तो वो बड़ी कंपनियों में जुड़े रहेंगे, उनको लगेगा कि अभी छोटी कंपनी चलेगी, अच्छा काम करेगी, तो वो छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको उनको लगेगा कि मध्यम वर्गीय कंपनियां अच्छा करेंगे तो वो मध्यम वर्गीय कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे नाम बोलता है ना फ्लेक्सी कैप, इस फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मैं लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता हूं, और मैं अनेक प्रकार के सेक्टर्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, पीएसयू की कंपनियां हैं, मैं बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता हूं, ना कि खाली एक टाइप की कंपनियों में। लार्ज, मिड, स्मॉल, वेरी गुड, और अनेक प्रकार की सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, मैं अनेक प्रकार सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता हूं। डिपेंड्स अपॉन कि मैं फंड मैनेजर का क्या व्यू है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, बहुत ही सरल वे में एक्सप्लेन करूंगा। फंड मैनेजर के पास कैपेसिटी है कि मैं लार्ज, मिड, स्मॉल में इन्वेस्ट करूं। ये फंड एक मॉडल पे चलेगा जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बनाया है, और वो मॉडल क्या दर्शाता है? मॉडल ये दर्शाता है कि आज कैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। तो वो रिस्क मिटिगेशन जो बोलते हैं बहुत जरूरी है कि अपना सब पैसा एक ही बास्केट में नहीं डालना है, हम अनेक प्रकार के बास्केट में डालेंगे जिससे आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए और मिटिगेट हो जाए। तो ये लार्ज कैप में 50 से 100% तक जा सकता है, मिड कैप में 0 to 150% तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल जो हमने क्रिएट किया है। और क्या क्या चीजें देखेगा कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, ग्लोबल सेंटीमेंट कैसे है, इन्फ्लेशन कैसे है। और अपन लोग क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट में 3 तरीके के गेम्स होते हैं। एक टेस्ट मैच होता है 5 साल के लिए, धीरे धीरे खेल। एक वनडे होता है जिसमें 50 ओवर्स होते हैं, और एक होता है 2020। सबसे तेज होता है 2020, सबसे धीरे होता है टेस्ट मैच। ये इन्वेस्टमेंट में भी बहुत जरूरी है। अगर हमको लगता है कि अभी थोड़ा स्टेबल रहेगा, हमको स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना है, हम टेस्ट मैच की तरह खेलेंगे, एकदम कंजर्वेटिव। अगर हमको लगता है कि थोड़ी तेजी चाहिए जैसे वनडे, तो हम थोड़ा मिड कैप में आ सकते हैं। हमको लगता है कि अभी तेजी से खेलना है जैसे 2020 में खेला जाता है, चौके छक्के, तो हम अग्रेसिव बन जाएंगे, हम ज्यादा सा मिड कैप लेंगे, ज्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स लेंगे, बट हम तीनों गेम खेलेंगे। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो लोग तीनों गेम्स में सक्सेसफुल रहे हैं। आप सोचिएगा, अगर आप क्रिकेट प्लेयर हैं तो सब प्लेयर्स है ना, तीनों में अव्वल नहीं है। कोई टेस्ट में अच्छा खेलता है, कोई वनडे में अच्छा खेलता है, या कोई 2020 में खेलता है। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो तीनों में अच्छा खेल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड वो कोशिश करेगा कि हम तीनों खेल अच्छे खेलें, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। हमको क्या है कि 5-10 साल में कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना है, ना कि नेक्स्ट 10 दिन में, ना कि नेक्स्ट 1 महीने में। तो इन बिल्ड मॉडल होगा। ये 12 तारीख को खत्म हो रहा है। मिनिमम पूंजी 5,000 रुपए है। आप वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी के माध्यम से कर सकते हैं, और अनेक तरीके के रूप से इन्वेस्ट करते हैं, जो आप एडवाइस राकेश जी से लीजिएगा और वो आपको बराबर एडवाइस देंगे। बट एक ही रिक्वेस्ट है बिफोर आई क्लोज, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत सीरियसली लीजिए। जो मैंने 30-30-30 बोला है, लास्ट 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डिसीजन आज लेना है, ऑलरेडी अपन लेट है। जो मैंने खुद का एग्जांपल दिया, जब मैं एक आश्रम गया था, मैं उस दिन बहुत दुख हुआ, और उस दिन से मैं जब लोगों को एडवाइस देता था, लेकिन मैंने खुद इंप्लीमेंट नहीं किया था। तो मैं बहुत सीरियस हूँ, आपको भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सीरियस बने और अपने एडवाइजर से पूछें, सोच समझ से डिसीजन लें, और जो चीज आपको अच्छी लगती है, आपके लिए फायदेमंद है, उसी में इन्वेस्ट कीजिएगा। थैंक यू ऑल, वेरी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। ओवर टू यू राकेश जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं। थैंक यू विपिन जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। एंड आपका जो फ्रीडम एसआईपी है इसके बारे में शुरू से एक्साइटेड हूँ। रादर एसआईपी के बारे में ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे को ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है, और आपको यहाँ लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम फ्रीडम एसआईपी की बात कर पाएं। और आप जो एनएफओ भी लेके आए ये बेसिकली बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के मार्केट में मैं बिलीव करता हूँ कि हम लोग लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम वेल डाइवर्सिफाइड और फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स में ही करें, क्योंकि इसमें हमको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना होता है। जबकि सेक्टरल फंड्स या स्मॉल कैप या मिड कैप में जाते हैं तो फिर उसमें हमको टाइमली एंटर या एग्जिट करना होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जिसमें हमको बहुत ज्यादा करना पड़े, तो उसमें रिस्क वही रहता है कि 10 में से 5 बार आप सही हो गए तो 5 बार गलत भी हो गए। ऑल राइट। सो आपने बहुत अच्छा इसमें रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा कुछ चीजें जो मैंने बात करी है। इस वेबिनार को हमारा रखने का जो उद्देश्य था, बिकॉज मैंने जैसे काम किया है तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि हम जब ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं, जो विनोद ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वो ट्रू फ्रीडम हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बगैर में नहीं ले सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमको 10 से 20 साल का एक डिसिप्लिन चाहिए, और हम फ्रीडम एसआईपी के थ्रू देख सकते हैं कि वो 10 से 20 साल अगर हम डिसिप्लिन रखते हैं तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ, पूरी की पूरी लाइफ हम आराम से रह सकते हैं। विनोद ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया और मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और हम उसी की वजह से आज इस पोजीशन पे हैं। हम नॉर्मली बात करते हैं कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उसका मैक्सिमम जो एनर्जी है, या पायलट्स का मैक्सिमम एनर्जी या अटेंशन जो रहता है, वो प्लेन को अर्थ के ग्रेविटेशनल उससे बाहर निकालने में रहता है। वहां पे उनको सबसे ज्यादा बोल सकते हैं माइंड ऑक्यूपाइड रहता है और सबसे ज्यादा रिस्क भी रहता है। बट वंस दैट प्लेन इज आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल जोन, तो उसके बाद फिर वो बोल सकते हैं कि ऑटो पायलट में डाल सकते हैं, सो सकते हैं, खेल सकते हैं बहुत इजीली, बहुत कम एनर्जी में, बहुत कम अटेंशन में वो अपनी हजारों मील की यात्रा कर सकता है। तो सेम चीज हम बोल सकते हैं। मैं अगर बात करूंगा तो मैक्सिमम जो हम लोगों को सबसे ज्यादा पेन होता है, या सबसे ज्यादा हम लोगों को जो प्रॉब्लमेटिक रहता है कि जब तक हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको जरूरत है काम करने की, बट एक बार हम उस फेज में आ जाए लाइफ में कि जहां हम काम इसलिए नहीं करेंगे कि हमको काम करने की जरूरत है, हम काम इसलिए करेंगे क्योंकि हमको काम करना अच्छा लगता है, या वी आर डूइंग व्हाट वी आर लविंग। सो उस फेज में हम जितना जल्दी से जल्दी आ जाएं, स्पेशली मैं एड्रेस करूंगा यंगस्टर्स को जिन्होंने अभी नया नया काम करना चालू किया है, नया नया जॉब करना चालू किया है, कि आप जल्दी से जल्दी अगले 10 से 15 साल में विद इन 40-45 आप एक उस स्टेज पे अपने आप को लेके आए जहां आपको आगे की लाइफ में पैसों के लिए काम ना करना पड़े। सो उस स्टेज में अगर हम आते हैं तो हम बहुत जल्दी अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ। ऑल राइट। सो वही चीज ना, यू कैन नेवर हैव ट्रू फ्रीडम विदाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। और फ्रीडम के लिए हमको 10 से 20 साल के डिसिप्लिन की जरूरत है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स, और हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे, जैसे अभी वॉरेन बफेट की बात करें तो वॉरेन बफेट क्या है, एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन जो दुनिया के महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज, दुनिया का 8वां आश्चर्य है। और इसमें मैं मेरे पास छोटा सा 2 मिनट का वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने सुनी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अल्टीमेटली हमारा ह्यूमन जो माइंड है वो लीनियर सोचता है, एक्सपोनेंशियल सोच ही नहीं पाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ कि ये कैसे काम करता है। कभी हुआ करता था, उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उससे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले
खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप हर महीने नियम पूर्वक एक छोटी रकम निवेश करते हैं तब आपकी एसआईपी आपके सेवानिवृत्त होने तक एक बड़ी राशि बन सकती है। एक बार एक कवि। ऑलराइट, सो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा दिखाने का उद्देश्य ये था कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं देख पाते हैं। मेरे को बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है कि शॉर्ट टर्म में हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं और लॉन्ग टर्म में अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो हम वही एसआईपी की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब अगर आप देखो कि यहाँ पे सेंसेक्स 1979 में 100 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ 2007 में देखेंगे तो हम कितना है 10,000, है ना। सो हमको लीनियरली लगेगा कि ये कितना हुआ, 10,000 हुआ, और 2007 से अगर हम 2021 में देखेंगे तो 10,000 का 50,000 है। तो लीनियरली हमको ये लगेगा कि भाई यहाँ पे कितना बड़ा, 9,990 ही बड़ा। 2007 से बात करेंगे तो रफली 28 साल में सिर्फ 9,990 बढ़ा, 9,900 बढ़ा, और बाकी के 14 साल में 40,000 बढ़ गया है। लेकिन अब वैसे देखेंगे तो यहाँ पे 100 गुना है और यहाँ पे सिर्फ 5 गुना है। तो कई सारे हम बात करते हैं कि 2030 में अगले 10 साल में सेंसेक्स 2 लाख हो सकता है। तो लोगों को लगता है कि 50,000 का 2 लाख कैसे होगा, लेकिन आप ऐसे देखिए तो सिर्फ 4 गुना हो रहा है। तो अगेन पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 50,000 का 2 लाख होना सिर्फ 4 गुना है, लेकिन 1,000 का 10,000 होना 10 गुना है। सो इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग से हमको चीजें समझ में आती हैं कि क्या हो सकती है। मैं यहाँ पे एक और चीज, एसआईपी, मतलब एसआईपी ने मेरी लाइफ चेंज करी है। मैं आज जो भी कुछ हूँ इस एसआईपी की वजह से हूँ, बिकॉज मैं बात करूंगा तो छोटे से हम स्टार्ट करेंगे और एक बड़ा वो अमाउंट कैसे बन जाता है। या मेरे पास में एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अगेन एक मोटिवेटिंग स्टोरी है और रियल लाइफ स्टोरी भी है। तो अगेन 2 मिनट का वीडियो है, मैं उसको प्ले करूंगा। चाइनीज बाम्बू दुनिया की सबसे लंबी घास है जो 5 साल और कुछ महीनों में 80 से 90 फुट तक बढ़ती है। जब आप उसके बीज बोके उसे हर रोज पानी देते हो और उसकी जरूरी देखभाल करते हो तब पहले 5 साल तक ये जमीन से बाहर भी नहीं निकलता। यह बहुत निराशजनक होगा या नहीं, बट है 5 साल के बाद सही चमत्कार होता है। 5 साल के बाद वह जमीन से बाहर निकल के सिर्फ 90 दिनों में यह 80 से 90 फुट तक बढ़ जाता है। ऐसे ही एसआईपी के जरिए निवेश करके संपत्ति बनाने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। अगर आपने सितंबर 2010 में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की तो 3 साल के बाद आपके 3,60,000 रुपए के निवेश की वैल्यू 3.57 लाख रुपए होती। अगर आपने धैर्य गंवा के एसआईपी बंद करके पैसे वापस लेके होते तो आपका अस्थायी नुकसान स्थायी नुकसान में बदल जाता। और आपने एसआईपी चालू रखी तो 4 साल के बाद आपके 4,80,000 रुपए के निवेश की वैल्यू 6,95,000 होती। और अगर वह एसआईपी मार्च 2019 तक चालू होती तो आपके 10,30,000 रुपए के निवेश की वैल्यू 17,38,000 होती। याद रखिए, बाजार में गिरावट अस्थायी है जबकि बाजार का विकास स्थायी है। संपत्ति सृजन के हेतु आपकी एसआईपी को लंबी अवधि के लिए चालू रखें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।
यहाँ पे चाइनीज बम्बू ट्री बेसिकली चाइना में एक ऐसा बम्बू ट्री स्पेशल होता है कि आप उसका बीज बोते हो और अगले 5 साल तक उसमें आप देखोगे तो वो कोपल भी नहीं निकलती है, बट उसके बाद अगले 6 महीने में वो 80 से 90 फुट हो जाता है। एसआईपी भी वही चीज है। अब जैसे लास्ट ईयर मार्केट करेक्शन था मार्च 2020 में कोविड की वजह से, तो हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स का ये था कि जिन्होंने 2015 में चालू करी एसआईपी, उनकी 5,000 10,000 की एसआईपी की वैल्यू 6 लाख जमा हुआ, वैल्यू 6,000 थी या 6 लाख की, 7 लाख या 8 लाख थी। लेकिन आज वो एसआईपी उन्होंने 1.5 लाख 1.5 साल और चला ली है, तो आज वो 7 साल की एसआईपी पता लगा कि 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख भी है। यहाँ पे इन्होंने फ्रीडम एसआईपी की बात करी और मैं इससे बहुत ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने भी अपना बैकएंड कैलकुलेशन किया कि भैया जो आईसीआईसी वाले बोल रहे हैं वो तो कंपनी है, तो वाकई में पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रॉ डाटा लिया है। मैंने एज्यूम किया कि आप 10,000 रुपये महीने की एसआईपी चला रहे हो और आपने 8 साल कंटिन्यूस एसआईपी चलाई, तो अगर वो 10% का ही रिटर्न जनरेट करती है, बिकॉज हम यहाँ पे कंजर्वेटिव होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हम जो लेके चले वो हमको उससे ज्यादा ही मिले, कम ना मिले। तो 10% पे हम देख रहे हैं उस एसआईपी की वैल्यू हमारी करीब 14,73,000 है, 15.25 लाख और 12% पे वो एसआईपी की वैल्यू 16 लाख रुपए होती है। तो मैं बात करके अगर यहाँ पे चलूँ तो अगर हम देखें कि यहाँ पे मैंने बोला कि अगर 10% की एसआईपी ग्रोथ आ रही है, मतलब हमने एसआईपी चालू करी और 10% का उसके अंदर में ग्रोथ आ रहा है, और 90 साल में हमने एसआईपी बंद करके एसडब्ल्यूपी चालू कर ली और एसडब्ल्यूपी सिर्फ 8% का रिटर्न दे रहे हैं। हम 10 की जगह उल्टा और 2% कम कर लिए तो भी वो हमारी एसडब्ल्यूपी की जो वैल्यू होगी, मंथली विड्रॉल की जो वैल्यू होगी, वो 9,826 रुपए होगी। वहीं अगर हम बात करेंगे 12% का रिटर्न है तो वो 10,768 रुपए पर मंथ होगी। मतलब अगर हम 8 साल एसआईपी चलाते हैं तो जितने की एसआईपी है उसका हम करीब करीब 1 गुना ले सकते हैं। वहीं अगर हम देखेंगे तो अगर वो 10 साल चल गई है तो 1.5 गुना ले सकते हैं, 12 साल चल गई है तो डबल ले सकते हैं, 15 साल चल गई है तो 3 गुना ले सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए आज मैंने एसआईपी चालू करी, 15 साल मैंने कंटिन्यूसली 10,000 रुपए महीने के जमा किए रिलीजियसली, जैसे कि मैं एलआईसी में करता हूँ या इंश्योरेंस पॉलिसी में करता हूँ या पीपीएफ में करता हूँ। अब यहाँ पे 16वें साल से मैं 30,000 रुपए महीने का लाइफ लोन ले सकता हूँ और इसमें मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एसआईपी बढ़ाई भी नहीं है। जबकि नॉर्मली अगर मैं प्रैक्टिकल पोर्टफोलियोज में देखूंगा 2010 में जिन लोगों का मैंने 2-4-5 हजार की एसआईपी से स्टार्ट किया था, आज 8 अंकों के, करोड़ों के, 3-5 करोड़ के भी पोर्टफोलियोज है, क्योंकि हमारी इनकम हर साल बढ़ती है, हम अपनी एसआईपी भी हर साल बढ़ा सकते हैं। एक और चीज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है कि अगर हम बैंक का रिटर्न बात करेंगे तो आज की तारीख में 5 से 6%, और अगर बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली 30% स्लैब में होते हैं, तो 5% अगर एज्यूम करके चलूं कि बैंक का रिटर्न, और म्यूचुअल फंड में हम सिर्फ 10% एज्यूम करके चलें, तो डिफरेंस कितना हो सकता है 5% और 10% में। तो अगर मैं बात करूँ मेरी 10 साल एसआईपी चल गई है, सो बैंक में अगर मैं 5% एज्यूम करता हूँ और म्यूचुअल फंड में सिर्फ 10% एज्यूम करता हूँ, तो जो मेरा मैच्योरिटी का डिफरेंस है वो करीब 5 लाख है। और यही अगर मैं 20 साल करता हूँ तो ये डिफरेंस मेरा करीब करीब 35 लाख रुपए आ जाता है। सो ये पूरा हमने इन हाउस भी किया है। और जो फ्रीडम एसआईपी है, हम ये बोलेंगे कि आईसीसी वालों ने, मैं अपलोड देम कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत कंजर्वेटिव फिगर लिए कि भैया 10% का ग्रोथ रेट मांग रहे हैं और 8% का एसडब्ल्यूपी फिगर लेके चल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में मैंने बात करी है, इनके अगर एक्चुअल रिटर्न्स देखेंगे तो वो उससे ज्यादा ही है। तो उससे ज्यादा होने की वजह से आज आगे हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। एसआईपी का हमने ये सब्जेक्ट क्यों रखा है और एसआईपी के बारे में मैं सबसे ज्यादा बातें क्यों करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छा वो आया है कि एक बार जेफ जो अमेजन के दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने वारेन बफेट से मुलाकात करी और उनसे पूछा कि साहब बताइए आप इतने अमीर कैसे हैं बगैर किसी बिजनेस के। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, तो आखिरी में जेफ साहब बोलते हैं कि भैया आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है इतना सिंपल है, तो सब कोई आपको कॉपी क्यों नहीं करते हैं। मतलब इट्स क्वाइट फनी कि इतना सिंपल है और फिर भी ज्यादातर लोग अमीर नहीं है। तो वफीर साहब ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भैया लोग इसलिए कॉपी नहीं करते हैं बिकॉज कोई भी जो है स्लोली रिच नहीं होना चाहता है, सब जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो एसआईपी भी बेसिकली वही चीज ना कि इसमें हर कोई आदमी जल्दी अमीर बनना चाहता है लेकिन हो नहीं सकता है। मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव दूं कि एसआईपी किस तरीके से काम करती है। मैं आपको पीपीएफ से कंपेयर करता हूं, बिकॉज 90% चीजें हमारे परसेप्शन और मेंटल कैलकुलेशन पे डिपेंड करती हैं, उसके बाद बाकी सब चीजें 10% में आ जाती है। सो मेरे जैसे बात करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि भाई हमने लाख रुपए साल का पीपीएफ दे रहे हैं, या मैं कैलकुलेशन करूं कि मैंने लाख रुपए का पीपीएफ दिया, सपोज इंटरेस्ट रेट 8% है, तो पहले साल में मेरा ब्याज होगा 8,000 रुपए मात्र, है ना। दूसरे साल में मैंने फिर 1 लाख रुपए जमा किया, अभी मैं चक्रवृद्धि नहीं कर रहा हूं, तो दूसरे साल में मेरा ब्याज होगा 16 लाख रुपए।
बट 16,000 रुपए, बट 15 साल बाद जब मैं पीपीएफ में वापस से 1 लाख रुपए जमा करता हूँ, तो मैं जमा कर रहा हूँ 1 लाख रुपए, लेकिन मेरा ब्याज हो सकता है 2 लाख रुपए हो, क्यों? कंपाउंडिंग की वजह से। अब इसको एसआईपी में भी अपन कैलकुलेट करते हैं कि सपोज मैंने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी और 1 साल बाद जाके मेरा 1,20,000 रुपए जमा हुआ। अब मैं बोलता हूँ कि 15% का रिटर्न आया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, बहुत शानदार रिटर्न है। तो 1,20,000 पे अगर 15% का रिटर्न आएगा तो वो रिटर्न हुआ 18,000 रुपए। अब ये 18,000 रुपए कब आता है? जब वो 1,20,000 रुपए हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट्स में किया है तो उसकी एवरेज एज 6 महीने है, तो आपका जो रिटर्न होगा 9,000 रुपए। सो आपको लग सकता है 10,000 रुपए महीना जमा कर रहा हूँ और साल भर के बाद जो मेरे को ब्याज मिला है वो 9% है। आप बिल्कुल सही हो, अपनी जगह डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन मैथमेटिकली दिस इज अ 15% रिटर्न, इट्स अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। लेकिन हम एंड जो एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे वो कितना है हमारा, 9,000 रुपए। लेकिन यही एसआईपी आपकी मान लीजिए 5, 6, 7 साल चल गई और फिर आपके फंड की वैल्यू 10 लाख रुपए है। ओके, अब वापस से 15% का रिटर्न आता है तो आपका 1 साल का रिटर्न होगा 1.5 लाख रुपए। 12% का रिटर्न आता है तो आपका रिटर्न होगा 1,20,000 रुपए, और आप साल का दे भी रहे हो 1,20,000 रुपए। तो मैं जैसे बात करूंगा पिछले 10 साल से कई सारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज को, आज की तारीख में हमारे पास 1,000 से ज्यादा फैमिलीज है, तो मैं देखता हूँ पहले दूसरे तीसरे साल में पता लगता था एसआईपी चल रही है 10,000 की, रिटर्न है 25-50,000 रुपए का। आज जब मैं उनको 7वें 8वें साल 90वें साल में देखता हूँ तो कई सारे पोर्टफोलियो जैसे है कि 3 लाख रुपए साल की एसआईपी जा रही है, जो एप्रिसिएशन 1 साल का है पता लगा 5 लाख रुपए है, और ये 10वें और 12वें साल में जाके अपन देखेंगे तो शायद 3 लाख की एसआईपी पे एप्रिसिएशन आ रहा है 5-10 लाख रुपए। सो जो चाइनीज बम्बू ट्री मेरा दिखाने का उद्देश्य यही था कि एसआईपी में हो सकता है शुरुआती 2-3-4 साल में आपको ग्रोथ पता नहीं लगे, लेकिन एक बार वो एसआईपी जैसी 5-6-7 साल पुरानी होती है तो आप देखोगे एकदम से वो जम करता है कि भैया मेरी 10,000 की एसआईपी आज पता लगा मेरे को 3 लाख रुपए साल का गेन दे रही है, जितने का मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उससे ज्यादा दे रही है। इसको मैं आज के लिए यही खत्म करूंगा, और मेरी टीम में जो मेरे पार्टनर्स हैं, मैं खुद हूँ, मेरे अविनाश हैं, तरुण है, इन सब के नंबर मोस्टली आप लोगों के पास में होंगे। और इसके बाद में मैं आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है, मैं विपिन जी को थैंक यू बोलता हूँ, और विनोद को इसके बाद में इनवाइट करना चाहूंगा कि आप में से जिसके भी कोई क्वेश्चंस हो वो आप हम लोगों को इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, कई लोगों ने पूछे भी हुए हैं, विनोद आपके साथ में शेयर करेंगे। और चैट बॉक्स में भी आप हमको अपना अरे सवाल डाल सकते हैं, बिकॉज ये हमारा प्रेजेंटेशन है, डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एंड वी आर एगरली वेटिंग टू आंसर यू। सो विनोद, आई इनवाइट यू अगेन टू टेक द Q&A सेशन। थैंक यू। Wonderful, wonderful, wonderful. I want to give a big, big, big clap for you. That's wonderful, great. And of course, I want to give a big, big clap for Vipin भाई। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। और विपिन भाई, आपकी जो स्टोरी थी, आप जो शुरुआत में बताई पर्सनल, दैट इज रियली इमोशनल स्टोरी, और उसके बाद भी लोगों को सद्बुद्धि नहीं आती तो भगवान बचाए। ओके दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल आपको ये पता लग भी जाए कि आपके अपनी जिंदगी के अंदर में क्या गोल है और आपको कितना पैसा की जरूरत है। और जैसा विपिन भाई ने बताया कि आप यदि प्लान करके चलते हो कि मैं 60 साल या 70 साल तक जीवित रहूंगा, लेकिन आप और ज्यादा जीवित रह गए तो आप क्या करोगे? देखो, कहने का मतलब यह है कि आपको यदि ये पता भी लग जाता है कि मुझे कितना पैसा बनाना है पूरी जिंदगी के अंदर में, लेकिन प्रॉब्लम दरअसल सबसे बड़ी ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपके पास में बॉल कितनी बाकी है रन बनाने के लिए। आपको रन तो पता है कि मुझे 100 रन बनाने हैं, लेकिन ये नहीं पता कि 2 ओवर बचे हैं, 4 ओवर बचे हैं या 25 ओवर बचे हैं। और मैं इसको बताना चाहता हूं, ये इस बॉल से आपको ये नहीं पता कि आपके अपर चैम्बर में कितनी सैंड बची है। यू डोंट नो दैट। आपको ये दिख रहा है कि मैं कितनी जिंदगी जी चुका हूं, लेकिन कितनी बची है nobody knows. So that is the reason you should plan yourself well today. So we have so many questions. मैं क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैं विपिन भाई से पूछना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये पूछते हैं श्याम बंसल जी। कोशिश करिएगा कि हम 5-7 मिनट के अंदर में आंसर दे पाए हर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है कि माय करंट एज इज 35 इयर्स एंड आई वांट टू रिटायर इन 50 इयर्स। तो उनके पास 15 साल है, और वो पूछते हैं हाउ मच अमाउंट आई हैव टू इन्वेस्ट वन टाइम और हाउ मच अमाउंट आई हैव टू सिप टू स्टार्ट 1 लाख मंथली। वेरी गुड। उनका गोल भी बिल्कुल क्लियर है कि 15 साल में मुझे कितना इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम हो। विपिन भाई प्लीज कैन यू टेक द क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आज के अपना देश में मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स आर इन दिस एज ब्रैकेट। जो कॉमन क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कीजिएगा,
अपनी जो भी उधारी है वो क्लियर कीजिए। इन्वेस्ट करने से विपिन जी थोड़ा और सा लाउड बोल सकते हैं, अच्छा आपकी आवाज। ठीक है, ओके अभी ठीक है। या फर्स्ट थिंग विच आई वुड टेल आवर इन्वेस्टर इज, अगर आपकी कोई उधारी है वो क्लियर कीजिए पहले, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का पहला उसूल है कि वी शुड स्टार्ट विद जीरो डेट। और अगर आप वो लोन है जो आपका मंथली जा रहा है, दैट इज ओके, बट अदर देन दैट यू शुड हैव जीरो डेट सो दैट योर इन्वेस्टमेंट डज नॉट गेट ब्रोकन फॉर सम रीजन और अदर। और साइड बाय साइड आप एसआईपी चालू कीजिए। और लमसम अमाउंट, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक लमसम होता है, एक एसआईपी होता है। लमसम क्या है, अगर आप इन्वेस्ट आज कर रहे हैं, आप 15 साल टाइम दे रहे हैं उसको ग्रो होने के लिए। जो चाइनीज बम्बू का एग्जांपल दिया था उन्होंने, 15 साल इज अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो उनके लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपने एडवाइजर एडवाइस करेंगे। और एसआईपी फ्लेक्सी कैप जैसे प्रोडक्ट में डालिए, बिकॉज वो धीरे 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 आपको बिल्ड करती जाएगी और एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगी। जिसके बाद जब आप रिटायर होते हैं तो आप अपने एडवाइजर को बोलिएगा कि वहां से एसडब्ल्यूपी करें। एसडब्ल्यूपी करने से फायदा क्या होगा कि जो भी पूंजी इकट्ठा हुई है वो कंटिन्यू हो रही है इन्वेस्टमेंट में, और वहां से धीरे धीरे पैसा निकल रहा है आपके खर्चे संभालने के लिए। सो इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एसआईपी करना जरूरी है, और लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड होके आपको राकेश जी या आपके जो भी एडवाइजर है वो एडवाइस करेंगे। और अवॉइड अनवांटेड एक्सपेंसेस एंड अनवांटेड लोन्स इज माय एडवाइस। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। आई होप श्याम बंसल जी को उनका उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है गजेंद्र हांडा जी की तरफ से, और वो पूछना चाहते हैं राकेश, इफ यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। वो जानना चाहते हैं कि आई वांट टू नो दैट माय चाइल्ड एज इज 5 years old एंड आई वांट टू प्लान एन अमाउंट फॉर माय चाइल्ड हायर एजुकेशन। उनके बच्चे की एज 5 साल है, तो वो चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं। आप क्या एडवाइस देंगे राकेश? देखिए, बच्चों के लिए अगर हम बात करेंगे तो मैं एसआईपी सबसे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, बिकॉज बच्चों के लिए हम बात करेंगे तो अब गजेंद्र जी के केस में बात करेंगे तो हमारे पास में 15 साल का टाइम है। सो हम बात करेंगे, इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल है, बट लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, जैसे हमने पिछले वेबिनार में भी बात करी थी। सो अभी हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट रफली 5-6% और प्रॉब्ली आगे जाके नीचे ही आने हैं। और म्यूचुअल फंड में हम जो कंजर्वेटिव फिगर लेके चलते हैं वो 10 से 12% है। और ये 10 से 12% कहाँ से निकलता है? अल्टीमेटली हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट से निकलता है। आज की तारीख में कोई भी कंपनियां में इंडिया में है या विदेश में है, सो एनुअलाइज 10-12-15% का वो अपना ग्रोथ रेट लेके चलती है, और उन्हीं कंपनियों में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मोर और लेस म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न भी उसी में आते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि हम एवरेज रिटर्न्स की बात करते हैं। किसी साल का रिटर्न 20% भी हो सकता है, किसी साल का 50% भी हो सकता है, किसी साल का -25 भी हो सकता है, बट लॉन्गर इज द ड्यूरेशन। जैसे अपने बच्चों के केस में 10 से 15 साल मिनिमम अपने पास हैं, तो यहाँ पे हम लोग 10-12% की कंजर्वेटिव ग्रोथ लेके चलते हैं। सो 15 साल के लिए अगर हम बात करेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमको 5 या 6% का रिटर्न दे रहा है, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमको 10 से 12% की ग्रोथ दे रहा है। सो 15 साल के लिए मैं बात करूंगा तो हम एसआईपी कर सकते हैं, और एसआईपी में जैसे हम बात करेंगे तो डाइवर्सिफाइड फंड में जाएंगे, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में जाएंगे। जैसे आईसीसी का फंड काफी अच्छा है अभी। हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं, और ज्यादा अगर हमको कंजर्वेटिव रहना है तो आप ऐसे मान के चलिए कि 15 साल, अगर हमने यहाँ पे स्लाइड में भी बात करी कि एक 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, और हमारा 10% का अगर हमको ग्रोथ मिलता है, तो 15 साल बाद ये पैसा हो रहा है हमारा रफली 40 लाख रुपए। और वही अगर हमको 12% का अगर हमको सीएजीआर आता है, हम 15 भी नहीं ले रहे हैं, जो कि कई सारे स्कीम्स में प्रैक्टिकल है। सो 12% पे ये पोर्टफोलियो आपका 50 लाख रुपए हो जाता है। तो गजेंद्र जी, आप 10,000 की एसआईपी अगले 15 साल अगर कंटिन्यूअसली चला सकें, तो वो मैच्योरिटी आपकी जो होगी वो 10% पे 40 लाख और 12% पे 50 लाख, 40 से 50 लाख आप एक सेफर साइड में लेके चल सकते हैं। एंड दिस फिगर आई एम गिविंग एज्यूमिंग कि आप बीच में उसमें कोई टॉपअप नहीं कर रहे हैं और एसआईपी नहीं बढ़ा रहे हैं। बट 15 ईयर इज ए वेरी बिग पीरियड। आज से 10 साल पहले 2000 की एसआईपी बड़ी चीज होती थी। आज की तारीख में हम वही बात करेंगे। एवरेज टिकट साइज मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज में 20,000 है, तो अगर वो एसआईपी आप हर साल बढ़ा सकते हैं, तो आई बिलीव कि 15 साल बाद आपको उसके लिए ना पढ़ाई का कुछ करना होगा, ना बिजनेस के लिए कुछ करना होगा, ना कि एजुकेशन के लिए भी कुछ करना होगा, मैरिज के लिए भी कुछ करना होगा। दैट अमाउंट इटसेल्फ, अगर हर साल एसआईपी बढ़ा रहे हैं, दैट विल बी 8 डिजिट फिगर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है राकेश के चावल वाले एग्जाम्पल पे।
दैट इज वेरी ट्रू गाइस, इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, एक चावल का दाना सिर्फ 64 कदम नहीं चल सका और वो राजा को नीचे उतरना पड़ा। सोच के देखिए गजेंद्र जी, यदि आप 15 साल करते हैं तो क्या होने वाला है। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है फाइनेंस बैंक मैनेजर मुकेश तिवारी जी का। विपिन जी, इफ यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। वो कहते हैं हाउ मच रिस्क फैक्टर वी कैन एक्सेप्ट इन म्यूचुअल फंड। कितना रिस्क फैक्टर है म्यूचुअल फंड में? देखो, आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड का एड देखें या वन पेजर देखें, आप एक चीज हम क्लियरली लिखते हैं, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। तो मतलब इतना ट्रांसपेरेंट है। जब कोई इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसको पहले बताते हैं हम कि भाई इसमें रिस्क है, सोच समझ के, अगर आपके रिस्क प्रोफाइल में बैठता है, आपके एक्सपेक्टेशंस पे बैठता है, आपकी अवधि में बैठता है तो ही आइए, नहीं तो मत आइए। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और अगर आपके जो ईसीजी रिपोर्ट निकलती है उसमें स्ट्रेट लाइन होते हैं, उसका मतलब है खत्म। अप एंड डाउन होना जरूरी है जीवन के लिए। तो स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड में भी अप एंड डाउन होगा, होना बहुत जरूरी है। तो अप्स एंड डाउन्स होंगे, अप्स एंड डाउन्स जरूरी है, और अप्स एंड डाउन्स के बाद ही यू विल हैव अ गुड लाइफ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रिस्क है, लेट अस बी ऑनेस्ट, रिस्क है। वो रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, वो रिस्क के मिनिमाइज करने के 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तरीका है कि आप इन्वेस्ट करके भूल जाइए 10-15 साल के लिए कि आपने इन्वेस्ट किया था। भूल जाइए कि आपने इन्वेस्ट किया है। मैं अपने इन्वेस्टमेंट को कभी खोल के नहीं देखता, बस डालता जाता हूँ। मुझे मालूम है पैसे की जरूरत नहीं है तो देखूं ही क्यों, देखूंगा तो और टेम्प्ट होऊंगा कि ये खरीद लूं वो खरीद लूं, तो देखने का नहीं है। सेकेंड थिंग है, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट का एक मतलब नहीं है कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया भूल जाइए। जब जब आपको मौका मिले, आपके पास एक्स्ट्रा कैश हो, आप इन्वेस्ट करते जाइए। एसआईपी इज अ ब्यूटीफुल टूल। एसआईपी क्यों ब्यूटीफुल टूल है? अप्स एंड डाउन्स, अगर वो केतन पारेख हुए, हर्षद मेहता हुए, आईटी मतलब बूम था जहां मार्केट क्रैश हुआ, सब प्राइम हुआ, दुबई क्राइसिस हुआ, कोविड हुआ, तो सब टाइम में उसने इन्वेस्ट किया है, सब पीरियड्स देखा है, उसके बाद बाजार ऊपर है। जैसे राकेश जी ने वो स्लाइड दिखाया था कि सेंसेक्स 100 पे था, आज 50,000 पे है। वो जर्नी इतनी इजी नहीं थी, स्ट्रेट लाइन दिखती है, बट आपको उसको स्ट्रेच करेंगे ना, आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे। वो आप राकेश जी को एक स्लाइड में दिखाना था तो इतना आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अगर आप जितना उसको स्ट्रेच करेंगे तो उतना आपको वोलेटिलिटी दिखेगी, अप एंड डाउन दिखेंगे। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए लंबी अवधि और सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट, जहां जहां मौका मिले, बाजार टूटे तो आप इन्वेस्ट करते जाइए। 5, 10, 15 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। विनोद जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आपका जवाब मिला होगा। और जैसा इन्होंने बताया बिल्कुल कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन, डोंट वरी अबाउट द मार्केट, डोंट लुक इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। सो एक चीज आपको जो मुझे समझ में आती है वो ये बताना चाहता हूं कि जब आपकी इनकम 100%, जब आपकी हेल्थ 100% होती है, जब आपकी कैपेबिलिटीज 100% होती है तो डेफिनेटली इनकम 100% होती है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आपकी कैपेबिलिटीज 99% होती है तो आपकी इनकम 0 होती है, 99 नहीं होती। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट सिचुएशन एंड यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे लेकिन हमारे पास समय की कमी है, तो एक और क्वेश्चन मैं एंटरटेन कर रहा हूं। राकेश भाई, इफ यू कैन टेक दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम स्वाति जैन and she is asking ki is Freedom SIP work with only ICICI or any other company mutual fund also? So please take this question. Very good question. I believe कि वो सभी लोगों के उसमें होंगे। एंड यहाँ पे बात करूँ तो फ्रीडम एसआईपी आईसीआईसीआई ने बेसिकली लॉन्च करी है और इसमें ये गारंटी दे रहे हैं कि भाई 8 साल के बाद हम आपको जितने की एसआईपी है उतना देंगे, 10 साल के बाद 1.5 गुना, 12 साल के बाद में डबल और 15 साल के बाद में 3 गुना देंगे, राइट। सो ये आईसीसी के वहाँ से गारंटेड है। नाउ हम बात करेंगे तो एट आरकेएस वेल्थ में हम पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं और हम पूरी 45 कंपनियों के साथ में काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आईसीआईसीआई के साथ में काम कर रहे हैं। आईसीआईसीआई इज ए वेरी बिग ब्रांड, हम और भी बहुत सारे लोगों के साथ में काम कर रहे हैं।
मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपके साथ में एक स्लाइड शेयर करी थी। तो हमने अपने खुद की टीम ने हमारे रिसर्च करी है कि भाई जो 10-12% का हम लोग इक्विटी फंड्स का, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स का एवरेज ग्रोथ रेट लेके चलते हैं। तो उसमें हमने कैलकुलेट किया है कि भाई कोई भी स्कीम हो, वो किसी भी फंड हाउस की है, अगर वो 10 से 12% का रिटर्न दे रही है, हम आईसीसी ने जो प्लान दिया उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि वो 10% की ही दे रही है और हम 8% का ही विड्रॉल कर सकते हैं। देन दिस जो फ्रीडम प्लान है, दिस विल वर्क विद एनी स्कीम ऑफ एनी कंपनी। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि 10% का हमको एसआईपी में ग्रोथ आ रहा है और जो हम विड्रॉल दे रहे हैं वो 8% का ही दे रहे हैं, तो हम पहले से ही कंजर्वेटिव है। सो इस कैलकुलेशन के हिसाब से कोई भी एसआईपी जो आपको इतना रिटर्न दे रही है और इतना पे आउट ले रहे हो, तो वो आपको सिमिलर रिटर्न देगी। सो वी हैव द ऑप्शंस एंड चॉइसेस। Wonderful, wonderful, बहुत बढ़िया। See, good part is that कि we have been able to continue the complete webinar on time. थोड़ा सा हम डिले हो गए थे लेकिन हमने क्लोज उसको टाइम पे कर रहे हैं। एंड आई वांट टू रियली थैंक टू ईच वन ऑफ यू, क्योंकि हम कहाँ से देश के कोने कोने से और पता नहीं कहाँ से जुड़े हुए हैं, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों ने भी इसको बड़े ध्यान से सुना, बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे। दैट्स सो वंडरफुल। सो only one thing you can take away, that is something that is called retire young and retire rich. यंग रिटायर होना अच्छी बात है, 40 साल तक 50 साल तक आप रिटायर हो जाइए, बढ़िया बात है, लेकिन रिच होना रिटायर, दैट इज आल्सो रियली गुड। सो प्लान योरसेल्फ, इट इज नॉट अ टिपिकल थिंग, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। एंड जैसा विपिन भाई ने बताया कि जब आपके पेट में दर्द होता है तो आप क्रोसिन लेते हो और फिर 3-4 दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हो। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे पेट दर्द सब लोगों को हो रहा है। ये मत सोचिए कि जी मुझे पेट दर्द नहीं हो रहा है, आपको भी पेट दर्द हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है। आपकी कैसी भी स्थिति है, आपकी कैसी भी सिचुएशन है, कैसी भी सैलरी है, कैसी भी प्रॉब्लम है, यू शुड गो एंड एटलीस्ट चेक विथ योर पोर्टफोलियो मैनेजर, चेक विथ योर फाइनेंशियल गाय कि प्लीज मुझे बताइए कि मेरे को ये गोल है और मुझे कैसे अपनी प्लानिंग करनी है। क्योंकि अच्छी प्लानिंग करते हैं और 10-15 साल तक अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं तो लाइफ कैन बी योर्स एंड यू कैन डू रियली व्हाट यू वांट टू डू। आपको वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा मजबूरी के अंदर में जो शायद आप नहीं करना चाहते। सो एनी क्लोजिंग रिमार्क्स क्विकली, विपिन भाई कुछ बोलना चाहे, जस्ट 1 मिनट का, देन वी विल वाइंड अप द सेशन। 2-3 चीजें जो भी अभी बात की है, दैट इज विद फ्यूचर इन माइंड। नेक्स्ट 10-15 साल के लिए रिटर्न्स आर बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट 15 साल के बाद रिटर्न क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करने का। अगर इंडिया की इकोनॉमी अच्छी की, उसके कारण स्टॉक मार्केट अच्छा किया, तो आपके म्यूचुअल फंड भी अच्छा करेंगे। रिस्क प्रोफाइल समझिए, बहुत जरूरी है। पहली लाइन हम जो लोगों को बोलते हैं, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप उसके डॉक्यूमेंट को पढ़िए, समझिए, आपके एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। एवरीथिंग आउटपुट जो रिटर्न होता है वो आउटपुट होता है, जो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। आपके और मेरे हाथ में डिसिप्लिन है कि मैं हर महीना इन्वेस्ट करूं, फिर अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार इन्वेस्ट करूं और फिर पेशेंटली वेट करूं। वो आपके और मेरे हाथ में है। बाजार क्या रिटर्न देगा वो बहुत चीजों का मिश्रण है। वो जो भी रिटर्न अगर राकेश जी ने बात किया होगा वो पास्ट रिटर्न के बेसिस पे किया होगा कि पास्ट में इतना दिया है। क्या राकेश जी या मुझे मालूम है फ्यूचर क्या है? किसी को नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो हम कोविड प्रिडिक्ट कर लेते, किसी को नहीं मालूम। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। फॉलो डिसिप्लिन, फॉलो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द होपिंग दैट योर फ्रीडम और होपिंग दैट योर आउटकम वुड बी इन योर फेवरिंग। It will be a good experience for you. But follow discipline, follow risk profile. It is very important, and read the offer document to understand the risk. What are risk involved in investing? Thank you, Vinod ji and Rakesh ji. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाय द वे मैं आपको बता दूं, विपिन भाई कोई अपने प्रोडक्ट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरल बात कर रहे हैं, ये आपके भले के लिए बात है। इट्स नॉट समथिंग वी वर सेलिंग समथिंग टू यू। यस राकेश, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज। यस, विपिन जी ने अभी बहुत अच्छा बोला। म्यूचुअल फंड्स में हम हमेशा बात करते हैं, हमारा रेगुलेटर भी हमको बोलता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कि फरवरी 2020 में लास्ट ईयर जो है 1.5 साल पहले मार्केट 40,000 पे था। तो उस वक्त में कोई भी नहीं सोच सकता था कि मार्केट गिर के 25,000 आ जाएगा। मैं सेंसेस की बात कर रहा हूँ, और मार्केट 25 आ गया। उस वक्त में कोई भी नहीं बोल सकता कि अगले 1.5 साल में मार्केट 50,000 होगा। तो डेफिनेटली नो बॉडी कैन टाइम द मार्केट। और इसीलिए इस पूरे वेबिनार का हमारा थीम और मेरे पिछले 11-12 साल की जो मेहनत है, ये मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। मैं अगेन थोड़ा सा जो लास्ट वेबिनार में भी मैंने कोट किया था कि 1991 में जब हम लोगों ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, सेंसेक्स करीब 1,000 था,
उसका 1991 में राजीव जी को उड़ा दिया गया, 92 में बाबरी मस्जिद, हर्षद मेहता जो घोटाला हुआ था, और 30 साल में उसके बावजूद सेंसेक्स 50 गुना है। तो 30 साल में 50 इवेंट्स हो गए हैं, घटनाएं हो गई हैं, दुर्घटनाएं हो गई हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो गए हैं, गवर्नमेंट चेंज हो गई हैं, बट स्टिल सेंसेक्स 50x है। अब सेंसेक्स 50 गुना क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी है। तो अगर हमको लगता है कि हमारी इकोनॉमी आगे भी इसी रेट से बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमको रिटर्न आएंगे। लेकिन वन टाइम में इज वेरी डाइसी। मैं जैसे यहाँ पे आपको बात करूंगा, विपिन भाई को एक्सटेंड करता हूँ कि जिसने मार्च 2019 में इन्वेस्ट किया था उसका मार्च 20 में पैसा आधा था। जिसने मार्च 2019 में इन्वेस्ट किया था उसका पैसा मार्च 20 में आधा था, बट मार्च 20 में जिसने इन्वेस्ट किया उसका पैसा मार्च 21 में डबल था। नाउ सो वन टाइम में इज वेरी डाइसी, यू कैन नॉट से कि क्या होएगा, बट एसआईपी डिसिप्लिन वे में जब आप लॉन्ग टर्म करते हो तो आपने मार्च 19 में भी खरीदा, मार्च 20 में भी खरीदा, मार्च 21 में भी खरीदा, और वो एसआईपी अगर आपकी 10-15 साल चलती है तो देयर रिटर्न्स कैन बी वेरी प्रेडिक्टेबल एंड सर्टेन। सो यहाँ पे मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में ये दूंगा कि जो एसआईपी रूट है, अल्टीमेटली अपन ने बात करी कि अगर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम 10-15-20 साल बाद चाहिए तो हमको डिसिप्लिन चाहिए होगा, क्योंकि इंडिया तो ग्रो करेगा ही करेगा। मार्केट तो 50,000 है, लेकिन सभी 100 लोगों ने पैसा नहीं कमाया, शायद 5% लोगों ने कमाया, बाकी 95 में नहीं कमाया। सो यहाँ पे हमारा जो इस वेबिनार का उद्देश्य था, मेरा जो 10 साल की लर्निंग है कि डिसिप्लिन हमारे हाथ में है, मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। सो अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं वी विल बी फ्री। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड दोनों भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। दोनों के क्लोजिंग रिमार्क्स को यदि हम बिल्कुल साफ निकाले उसका, तो वो है डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। You have to be disciplined yourself. So guys, be disciplined and be safe, be happy, be invested, think long term, and stay safe. So it was a really great pleasure, and we'll connect again. And thank you again to all of you for having me over here on this webinar. It was great, nice talking to all of you guys. Thank you very much. Wish you good luck. See you next time. Bye.